नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। एक और भाग दौड़ भरा दिन बीत गया, कुछ अच्छा कुछ बुरा, थोड़ा सा रुलाकर और बहुत सारी मुस्कुराहट देकर, कुछ परेशान करके और कुछ खुश करके। लेकिन बीत गया मतलब बीत गया। अब उस बीते दिन की चिंता को छोड़कर समय है आराम करने का, अपने मन को शांत करके शरीर को आराम देने का, आने वाले सुनहरे आशाओं से भरे दिन के लिए खुद को तैयार करने का। तो सबसे पहले जो भी काम कल के बहुत ज़रूरी करने वाले हैं उन्हें कहीं लिख लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए, 3-4 गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए आप एक पार्क में बैठे हैं। बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आ रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पार्क में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। अरे ये क्या! अचानक से एक पक्षियों का बड़ा सा झुंड चहचहाते हुए आपके पास से गुजरकर दूर अपने घोंसले की तरफ गया। आप उन्हें दूर तक जाते देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी आपके पास से निकलकर दूर चले गए। आपकी सारी चिंताएं, सारे तनाव, सारे परेशानियां उन्हीं पक्षियों की तरह आपके पास से गुजरकर दूर जा रहे हैं, दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। तो चलिए उन तनाव, उन चिंताओं, उन फिक्रों को भूलकर आज की कहानी सुनते हैं और चैन भरी नींद में खो जाते हैं। आज की कहानी आज की नवयुवा पीढ़ी के सोचने के नजरिए, जीवन जीने के तरीके और उनकी समस्याओं परेशानियों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है कांच के फूल, जिसे लिखा है जय श्री रॉय जी ने। मैंने फेसबुक से लॉग आउट किया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। नील और जेनोबी दोनों ऑनलाइन हैं, जरूर चैट कर रहे होंगे। सबीना ठीक कह रही थी, दोनों के बीच इन दिनों कोई चक्कर चल रहा है। नील जेनोबी का हर पोस्ट लाइक कर रहा है, पिक्स पर कमेंट भी दे रहा है। उस दिन तो उसने उसकी कविता भी अपने वॉलपेपर पर शेयर की थी। ओ गॉड, क्या नील सच में टू टाइमिंग कर रहा है? सोच सोचकर उसका दिल डूबा जा रहा था। नील और वह 3 महीने से साथ हैं। दूसरे शब्दों में सीइंग ईच अदर। उससे पहले रॉनी के साथ एक छोटा सा अफेयर, वैसे उसमें नथिंग वॉज सीरियस था। कह सकते हैं पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। नील भी उन दिनों अपनी एक्स को भुलाने की कोशिश में था। दोनों कुछ कदम साथ चले तो लगा रास्ता आसान हो रहा है, मगर अब यह कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। इतने सारे डेट्स, KFC, डोमिनोज, आइनॉक्स, इस बार के नेवी बॉल में भी तो वही डांस पार्टनर रही थी। दोनों ने बेस्ट डांसिंग कपल का खिताब भी जीता था। सभी कह रहे थे दोनों की जोड़ी बहुत जचती है। तब तो नील भी कितना खुश था उसके साथ। पक्का सारा कसूर जेनोबी का ही है। शी इज अ रियल। हर हैंडसम लड़के पर डोरे डालती है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, सारा दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर आवारा लड़कों के साथ हा हा ही करती रहती है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जाने उसमें क्या है कि लड़के भी मधुमक्खी की तरह उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। इसी तरह रोते हुए जाने उसे कब नींद आ गई। मोबाइल के मैसेज अलर्ट से चौंक कर उठी थी। डिस्प्ले स्क्रीन पर नील का नाम चमक रहा था। ऑप्शंस में जाकर उसने मैसेज खोला, पढ़ा मिसिंग यू बेबी। झूठा, मक्कार। उसने अपना निचला होंठ काटते हुए किसी तरह अपनी रुलाई रोकी थी। मुझे मिस कर रहा है और चैट उस चुड़ैल से कर रहा है। शायद वह समझ रहा है कि मुझे उसकी करतूत का कुछ पता नहीं है। फेसबुक पर वह ऑनलाइन तो नहीं हुई थी, हाँ ऑफलाइन रहकर दोनों पर नजर रख रही थी। थोड़ी ही देर बाद नील का दूसरा मैसेज आया था। चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने बिना जवाब दिए फोन बंद कर दिया था। उसी समय
माँ दूध का ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। या पढ़ रही हो या अभी भी वही फेसबुक पर बैठी हो? एग्जाम्स में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। पिछली बार अर्थशास्त्र में फेल होते होते बची थी, याद है ना? अर्थशास्त्र? आ गई उपदेश झाड़ने। मन ही मन चिढ़ते हुए उसने मुंह बनाया था। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, समझी? यहाँ सब अंग्रेज हैं। माँ ने झुंझलाकर दूध का ग्लास टेबल पर रख दिया था। कितनी बार कहा इनसे, परीक्षा के समय इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर दें। सब के सब बिगड़ते जा रहे हैं। बाप उधर अखबार या टीवी में सिर डाले बैठा है। बेटा वो तो रात दिन क्रिकेट, आईपीएल, और बेटी उसे तो फेसबुक से ही फुर्सत नहीं है। रह जाती हूँ एक बस मैं। माँ तुम फिर शुरू हो गई, मुझे पढ़ने दो, हिया ने झल्ला कर कहा। तो माँ बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ, पता है कितना पढ़ना है, कहकर बड़बड़ाती हुई चली गई थी। उनके कमरे से बाहर जाते ही उसने उठकर ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखा और चिहुक उठी। ओ गॉड, ये मुहासा तो पक गया, कितना गंदा दिख रहा है। उस दिन भी नील भी कह रहा था, आई हेट पिंपल। अब क्या करूं, उसे फिर रोना आने लगा था। बाल सीधे करने हैं, नेल पॉलिश लगाना है, स्नग फिट जीन्स भी अभी तक नहीं सूखा है। आईने में खुद को निहारते निहारते जाने कितनी बातें उसे एक साथ परेशान कर रही थी। टेस्ट खत्म होते ही जिम ज्वाइन करूंगी, जीन्स टाइट होने लगी हैं। उस दिन तो राघव फैट्सो कहकर चिढ़ा रहा था। और इस सांवलेपन का भी कोई इलाज नहीं है। 5 साल से शायद 500 ट्यूब निचोड़ डाले, मगर इन गोरा रंग का दावा करने वाले क्रीम्स का कोई असर ही नहीं होता। सब झूठे, सब मक्कार, सोचते हुए उसने क्रीम का ट्यूब उठाकर कमरे के कोने में फेंक दिया था। इसी गोरी रंगत की वजह से वो चुड़ैल जेनोबी सारे लड़कों की फेवरेट बनी हुई है। रात के 2 बजे जाने कितनी सारी चिंताएं लेकर वह सोने गई थी। इन सब के बीच में रह गई थी तो सिर्फ उसकी पढ़ाई, और ऐसा पहली बार नहीं, हर रोज ही होता है। सुबह कॉलेज से कैंपस में जाते ही उसे बुरी खबर मिली थी, तनु ने सुसाइड कर लिया है। कब, कैसे, क्यों, जाने एक ही साथ उसने कितने सवाल कर डाले। कल रात पूरा का पूरा कंपोज का पत्ता गटक गई थी। सुबह उसकी माँ कॉलेज के लिए उठाने गई तो उसे डेड पाया। मगर क्यों, उसे जान देने की नौबत क्यों आ गई? या जैसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह उसे बहुत करीब से तो नहीं जानती थी, दूसरे डिवीजन में थी वह। कितनी ज़हीन थी तनु, हमेशा पढ़ाई में अव्वल। एसएससी में पूरे राज्य में 5वीं पर थी। कहते हैं किसी ने उसका एमएमएस बनाकर नेट पर डाल दिया था। सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम ले रहे हैं, उसी ने बदला लिया होगा। अपने माँ बाप के कहने पर उसने उसे छोड़ जो दिया था। कौन, कुणाल? हिया के पूछते ही शैली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। इनका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं है। देखती नहीं कैसे दिन रात कैंटीन में दबंगों के साथ बैठे रहते हैं ये लड़के। उस दिन किसी ने बाहर के लड़कों के कैंपस में आने पर एतराज किया तो इन्होंने तो चाकू ही निकाल लिया था। कभी कोई क्लास में नजर आते हैं? प्रोफेसर भी इनसे डर कर चलते हैं। स्पोर्ट्स टीचर सावंत और रंगनाथन की तो इनसे पूरी मिली भगत है। इनके बल पर मैनेजमेंट पर भी अपना रौब जमाने से बाज नहीं आते। उस दिन तनु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और 1 मिनट के मौन के बाद कॉलेज में छुट्टी कर दी गई थी। हिया का मन उदासियों में डूबा हुआ था। आज उसने कॉलेज कैंपस में नील को भी कहीं नहीं देखा था। बाहर निकलते हुए उसे राहिला ने बताया कि अभी उसने नील और जेनोबी को बॉक्स एंड रॉबिन्स आइसक्रीम पार्लर में साथ साथ आइसक्रीम खाते हुए देखा था। जेनोबी अपने फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए नील से जिद कर रही थी। बताते हुए राहिला ने शैली की तरफ देखकर शरारत से आंख मारी थी। सुनकर वह और उदास हो गई। आज सुबह से उसने कितने मिस कॉल दिए थे, मगर मैंने मुड़कर फोन नहीं किया था। वह खुद भी उसे कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके फोन में बैलेंस भी नहीं बचा था। पापा 350 का रिचार्ज हर महीने करवाते हैं, मगर इससे क्या होगा? 1000 का मैसेज पैक तो 15 दिन से ज्यादा भी नहीं चलता। नील बाकी रिचार्ज करवा देता है, मगर इस महीने जाने उसने क्यों नहीं करवाया। वह भी संकोच से उसे कुछ कह नहीं पाई।
जेसिका ने कहा तो वह उसके साथ ममता को देखने उसके घर चली गई। ममता उनकी क्लास में ही पढ़ती थी। उसकी भी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। जाने क्यों, पर दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसे याद है, स्कूल के दिनों में लड़कियां उसके सेब से सुर्ख और फूले फूले गालों की चुटकियां लिया करते थे। ममता के घर जाकर देखा, पर वह अपने घर पर नहीं थी। खून की जांच करवाने पैथोलॉजी सेंटर गई थी। 3 दिन से उसका बुखार भी नहीं उतरा था। उसके घर में अमेरिका से उनकी आंटी आई हुई थी, जो मनोविज्ञान में बफेलो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। ममता की माँ उन्हें घूम घूम कर अपना नया बंगला प्राउडली दिखा रही थी। ममता का इंतजार करते हुए हम भी उनके साथ थे। ममता के कमरे में ममता की तस्वीर देखकर उसकी आंटी एकदम से उसे पहचान ही नहीं पाई। ये ममता है, इतनी दुबली, उसकी तबीयत तो ठीक है। अरे तबीयत को क्या हुआ है, डाइटिंग चल रही है उसकी। जानती हो ना, आजकल 0 फिगर का फैशन चल रहा है। उनके सवाल पर ममता की माँ ने हंसते हुए सहज भाव से जवाब दिया था और फिर फर्श पर पड़ी हुई ममता की कोई चीज उठाकर अलमारी में रखने के लिए जैसे ही उसके पल्ले खोले, प्लास्टिक का एक बड़ा थैला भर भरा कर नीचे गिर पड़ा। हम सब जमीन पर बिखरी हुई चीजों को हैरानी से देखते रह गए। बासी उबले अंडे, सड़े हुए टोस्ट, फल और न जाने क्या क्या खाने का सूखा सड़ा सामान। ममता की आंटी ने फर्श पर बिखरी चीजों से नजर हटाकर एक बार ममता की तस्वीर की तरफ देखा और फिर होठों ही होठों में बुदबुदाई, ओह आई सी, एनोरेक्सिया, खाना न खाने की जानलेवा बीमारी। क्या? हम सबके मुंह से लगभग एक साथ ही निकला। ममता की माँ का चेहरा एकदम से रक्त शून्य पड़ गया था। वे चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। ममता की आंटी भी उनके पास बैठ गई थी। मुझे ममता के बारे में बताइए दीदी, सब कुछ। ममता की माँ गहरे आश्चर्य में दिख रही थी। क्या बताऊं, सब कुछ तो ठीक था। ममता ममता मेरी बहुत अच्छी बच्ची, विनम्र, अनुशासित, कभी किसी बात का विरोध नहीं। ना कहना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं। सब कहते बेटी हो तो हमारी ममता के जैसी। कहते कहते वे रोने लगी थी। आप तो जानती हैं, हमारी इकलौती बेटी को हमने भी किस प्यार दुलार से पाला है। उसके मुंह खोलने से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। कभी स्कूल कॉलेज तक अकेले जाने नहीं दिया, किसी भी बुरी संगत में नहीं पड़ने दिया। इतनी भोली है मेरी बच्ची। सुनते हुए आंटी के चेहरे का रंग बदला था। हाँ, ये सब तो मैं जानती ही हूँ, लेकिन उसमें हाल में आए बदलाव के बारे में बताइए। जाने वे क्या जानना चाहती थी। हम भी ध्यान से सुन रहे थे। इधर ममता की माँ सोचने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, अभी कुछ दिनों से उसके रिजल्ट खराब आने लगे हैं। हमसे भी ज्यादा बोलती बतियाती नहीं, अपने में गुमसुम ही रहती है। हिया से रहा ना गया तो उसने भी बढ़कर बताया। आंटी सबकी बात ध्यान से सुन रही थी। घर में भी वो अक्सर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। खाना भी अपने कमरे में खाने की जिद करती थी। थोड़ी देर चुप रहकर ममता की माँ ने संकोच के साथ रुक रुक कर कहा था, मैंने उस दिन ब्रा पहनने की सलाह दी तो उसने अजीब सी बात कही, नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी, अगर ये पहना तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे बड़ी नहीं होना है। सारी बातें सुनकर आंटी बेहद चिंतित नजर आने लगी थी। उन्होंने ममता की माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। सुनिए दीदी, हमारी बेटी बीमार है, बहुत बीमार। उसे एनोरेक्सिया है। यह एक जानलेवा मानसिक बीमारी है। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ममता को हमारी मदद की जरूरत है। यह सब सुनकर ममता की माँ बेहद घबरा गई थी। फफक फफक कर रोने लगी थी। जेसिका ने ही फिर बढ़कर इस बीमारी के बारे में तफसील से जानना चाहा था। घबरा तो हम सब भी गए थे। आंटी ने उन्हें साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की। यह मानसिक बीमारी अधिकतर संपन्न घरों की लड़कियों को किशोरावस्था में होती है। कुछ लड़कियां अच्छी बेटी बनी रहने के लिए बड़ों की हर जायज नाजायज बातों को मानती चली जाती हैं। वीक पर्सनैलिटी होने के कारण ना चाहते हुए भी दूसरों की हर बात मानते चले जाने की विवशता उनके भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर देती है। ममता के मामले में ही देख लो,
बहुत ज़्यादा सुरक्षित माहौल में इसका आत्मविश्वास पनप ही नहीं पाया। माँ बाप की अनुशासित छत्र छाया में उसने अपना खुद का परिचय कहीं खो दिया। आइडेंटिटी क्राइसिस की मनस्थिति में वे रात दिन घिरी रहती हैं। वे बड़ी होने में असुरक्षित महसूस करने लगती हैं। इसीलिए किशोरावस्था में शरीर में आने वाले परिवर्तनों से भी परेशान हो जाती हैं। नहीं खाकर, दुबली रहकर वे खुद को जिस्म से बच्ची बनाए रखना चाहती हैं। हम सब हैरत से मुंह खोले उनकी बातें सुन रहे थे। ओह, ये मन की दुनिया कितनी अजीब होती है, किसी भूल भुलैया से कम नहीं। आंटी का कहना अभी खत्म नहीं हुआ था। यह खाना ना खाना, अपनी मर्जी का करना, एक तरह से उसी विद्रोह की अभिव्यक्ति है। इसी में वे अपनी जीत देखती हैं। इस बीमारी का इलाज और भी कठिन है। कठिन क्यों? क्योंकि बीमार अपनी गलत सोच को ही सही समझता है और नहीं खाकर जितना दुर्बल होता जाता है, स्वयं को अपने इस मिशन में उतना ही सफल मानने लगता है। इस गलत बात के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। ममता की माँ जो लगातार रोए जा रही थी, उन्होंने रोते रोते पूछा, दीदी पहले ये बताओ कि अब हम करें तो करें क्या? सबसे पहला काम तो यही है कि ममता के खतरनाक ढंग से गिरे वजन को नॉर्मल स्तर तक लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे की बात सोची जाएगी। ममता अभी तक नहीं लौटी थी। हमें यहाँ आए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए हम फिर आने की बात करके वहां से चले आए। रास्ते भर हिया को आंटी की बात याद आती रही। मन और विषन्न हो उठा था। आज का दिन ही मनहूस है, हर तरफ से बस बुरी खबरें बुरी खबरें। घर में आते ही बुआ को देखकर उसका रहा सहा मूड भी एकदम से बिगड़ गया था। इस झुमरी तलैया वाली बुआ जी को वह जरा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हर बात में दूसरों के फटे में टांग अड़ाना, ताने देना, जासूसी करना। रिश्तेदारों के बीच मैडम हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से जानी जाती थी। इसकी खबर उसे, इसकी खबर उसे, बस यही काम बचा था उनके जीवन में। इकलौते बेटे की शादी हो चुकी है, जाहिर है बहू सेर तो बनी नहीं होगी। ये सेर तो इनकी बहू सवा सेर। इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने अचार मठरी लेकर किसी न किसी रिश्तेदार के घर छापा मारने निकल पड़ती हैं। उनको देखकर सभी का मुंह बन जाता है। पैर छूते ही बुआ ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। बड़ी देर कर दी बिट्टो आज तो आने में। फिर दीवार घड़ी की तरफ देखकर कहा था, बहू तो कह रही थी 2 बजे तक घर आ जाती हो। इसके बाद बाबूजी की तरफ मुड़ी, समय बहुत खराब है निंदू, निर्भया वाला मामला देखा है ना, दूसरों को दोष देकर क्या होगा, औरत को खुद ही संभल कर रहना चाहिए। बाद में गला फाड़ते रहो, उससे क्या होने वाला है, जो भी जाएगा अपना ही जाएगा ना। उसकी बात सुनकर हिया का सर गर्म हो गया था, मगर माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। बाबूजी हिया को इशारे से शांत रहने को कह रहे थे, पर फिर भी उसे चुप नहीं रहा गया। अगर जमाना बुरा है तो क्या औरतों को घर के भीतर ही रहना पड़ेगा? क्यों भला? अंदर वह रहे जिसकी नीयत खराब है। हम क्या जंगल में रहते हैं कि शेर भालू के डर से बाहर ना निकले? और अगर दरिंदे खुले घूम रहे हैं तो उन्हें पिंजरे में बंद करो। मर्दों के डर से औरतें बहुत रह चुकी घरों के अंदर, अब घर में रहने की बारी उनकी है। मैं तो कहती हूँ शाम के बाद सारे लफंगों दबंगों सबको लॉकअप में डाल देना चाहिए, ताकि लड़कियां निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल सकें। अब उसकी यह बात सुनकर बुआ मुंह फाड़कर हंसी थी। तेरी बेटी तो वाकई बहुत पढ़ लिख गई है रे नंदू। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए व्यंग से बोली थी, किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर चीजों को देखना सीख बिटिया। कितने धान से कितना चावल निकलता है पता चल ही जाता है। उनकी बातों को टालने के लिए माँ पहले ही भीतर चली गई थी। अब हिया भी पैर पटकते हुए उनके पीछे चली गई थी। जाते हुए उसने सुना था बुआ पापा से कह रही थी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है नंदू। खाना खाने के समय भी वह बड़बड़ाती ही रही थी, बुआ जी को मना कर देना, मेरे मामले में टांग ना अड़ाया करें। खाना परोसते हुए होठों पर उंगली रखी और कहा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे भले की सोचती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए बोलने का सलीका नहीं आता। साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाएंगी परसों,
2 दिन की ही तो बात है। अब यह सुनकर हिया का मूड और खराब हो गया। 2 दिन? उसने खाना शुरू किया था ही कि मोबाइल का मैसेज अलर्ट आने लगा था। एक, दूसरा, एक के बाद एक तीसरा। मोबाइल किताबों के बैग में था। मोबाइल साइलेंट पर करना भूल गई, वरना वह घर में घुसने से पहले मोबाइल को याद से साइलेंट मोड में कर देती है। कॉल लॉग, मैसेज सब डिलीट कर देती है। उसने सारे लड़कों के नाम भी लड़कियों के नाम से ही सेव कर रखे हैं। ये मोबाइल भी जान का जंजाल बना हुआ है। कॉलेज में भी हर टीचर की नज़र से छिपाओ। बीच बीच में कॉलेज के सीआर से तलाशी ली जाती है, तो कभी प्रिंसिपल खुद छापा मारने आ जाते हैं। ओ गॉड, पूरी दुनिया हमें सुधारने में जुटी पड़ी है। स्कर्ट घुटनों से 2 इंच नीचे होनी चाहिए। ब्लाउज के सारे बटन बंद होने चाहिए। नो स्लीवलेस, नो टाइट्स, नो फैशन। जोसुआ ठीक ही कहता है कि बूढ़े खुसट हम नौजवानों से जलते हैं। जो खुद करना चाहकर भी नहीं कर पाए, वही हमें करने से रोकते हैं। शैली कहती है, और क्या, ये लोग खुद कुंठित होते हैं, ना जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। एक कुंठित अपने जीवन से नाखुश आदमी दूसरों को खुश देख ही नहीं पाता। इधर घर में माँ की निगरानी, उनकी आंखें तो पूरी की पूरी सर्च लाइट हैं, जर्रा जर्रा सूंघती फिरती हैं। कई सारे तरीके इजाद करने पड़े हैं उनकी इस सर्वव्यापी दृष्टि से बचने के लिए। हर जगह मोबाइल को उल्टा रखना पड़ता है ताकि आए मैसेज या भेजने वाले का नाम ना दिख सके। सिम लॉक, स्क्रीन लॉक, जाने क्या क्या लगाना पड़ता है। हमेशा फोन को साइलेंट पर रखना पड़ता है। अधिकतर बाथरूम में घुसकर मैसेज वगैरह करना पड़ता है। निकलते समय टॉयलेट का चेन खींच देती है ताकि किसी को शक ना हो। फिर भी माँ को खटका हो ही जाता है। क्या बात है, आजकल नहाने में इतना समय लगता है। बार बार बाथरूम में जाकर देर तक अंदर बैठी रहती है। पहले तो 2-4 छींटे लगाकर कौवा स्नान करके बाहर निकल आती थी। वह चिढ़कर अपनी चोरी छिपाती। अब ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ में बाथरूम में चलो, बैठकर देखती रहना मैं वहां क्या क्या करती हूँ। उस दिन तो कॉलेज में गजब ही हो गया। लॉजिक के लेक्चर के दौरान टीचर के अचानक क्लास में आ जाने की वजह से जल्दबाजी में मोबाइल को ब्लाउज में छिपा दिया। किसी सवाल का जवाब देने के लिए खड़ी हुई तो ब्लाउज में हलचल मच गई, साथ में जोर की घौं घौं और जलती बुझती रोशनी। फोन वो तो वाइब्रेटर पर था। वह सबके सामने पानी पानी हो गई। पीछे से कमेंट पूर्वक गाने भी गाए जाने लगे। पूरी क्लास ठहाकों से भर गई थी। अब चौथे मैसेज की आवाज पर माँ ने उसे घूरा था। तो आज फिर मोबाइल कॉलेज ले गई थी? याद है पिछली बार 2000 जुर्माना भरना पड़ा था। प्रिंसिपल की डांट वो अलग से। अब कभी पकड़ी गई तो फिर कभी मोबाइल नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, मुझे पता है, अब खाना खाने दो। किसी तरह खाना खत्म करके अपने कमरे में चली आई थी। आज सबने मिलकर उसका मूड खराब कर दिया था। और बुआ जी को भी अभी आना था। रही सही कसर तो वो अकेली ही पूरी कर देंगी। सामने किताब खोलकर बैठी रही थी देर तक, मगर अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था। बार बार नजर मोबाइल की तरफ घूम जाती थी। हर 2 मिनट में किसी का मैसेज आता है, साथ में विज्ञापन वालों का। गणेशा स्पीकिंग कोर्स, इतने में इतने का टॉक टाइम फ्री, बेस्ट लव मैसेजेस, रक्षाबंधन के मौके पर डबल धमाका ऑफर। कभी बाकायदा फोन करके कंपनियां गीत भी सुनाती थी, तरह तरह की पेशकश करती थी। शिकायत दर्ज करवाकर भी कोई फायदा नहीं। ऊपर से आए दिन कोई ना कोई स्कीम, सर्विस की सदस्यता दिलवाकर पैसे काट लेते हैं। कहो तो जवाब मिलेगा, आपने ही गलती से सब्सक्राइब कर लिया होगा। उफ, इतनी टेंशन्स। परेशान होकर उसने फोन ऑफ करके ड्रॉर में रख दिया था। इसके साथ पढ़ना मुश्किल है, ध्यान भटकता रहता है। माँ ने भी तो कह दिया है कि रिजल्ट खराब हुआ तो बुआ के लाए रिश्तों में से चुनकर किसी से भी फेरे डलवा देगी। शादी, और इतनी जल्दी? कभी नहीं। एक बार शादी की गांठ पड़ी नहीं कि जीवन भर के लिए रसोई की काल कोठरी में बंद हो जाना पड़ेगा। अभी तो पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। फिर किसी मल्टीनेशनल में नौकरी करनी है, फॉरेन टूर पर जाना है, पूरी दुनिया देखनी है, जमकर रोमांस भी करना है।
तब कहीं जाकर शादी का सोचूंगी, वह भी किसी अंबानी या सिंघानिया से, सोचकर उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। 3 घंटे पढ़ने के बाद जब उसने मोबाइल खोला, उसमें धड़ाधड़ नील के मैसेज आने लगे थे। पूरे के पूरे 15 मैसेजेस, साथ में मिस कॉल की नोटिफिकेशन भी थी। उसने जवाब में एक छोटा सा मैसेज कर दिया, एग्जाम्स है तो पढ़ाई करनी है। दूसरी तरफ से एक स्माइली के साथ मैसेज आया, ओके मैडम क्यूरी। थोड़ी देर बाद जेसिका का फोन आया था। ममता की बात कर रही थी, कह रही थी सच्चाई खुलते ही वह एकदम विद्रोह पर उतर आई है, किसी से इस विषय पर बात करने को तैयार ही नहीं है। उसके इस नए रूप को देखकर सभी सकते में हैं। ममता की माँ जेसिका से कह रही थी कि हम सब फ्रेंड्स मिलकर ममता से बात करें, ममता हमारी अच्छी सहेली है। उन्होंने यह भी कहा था कि सबके कहने पर ममता ने आज खाना खा तो लिया, लेकिन बाद में बाथरूम में जाकर वॉमिट कर दी। लंबे समय से वह यही करती आई थी, टेबल में सबके साथ खाते हुए अपनी जेब में या रुमाल में खाना छिपाकर रख लेती थी। सुनकर ममता की अलमारी में रखे हुए प्लास्टिक बैग का राज उसे समझ आया था। ममता की माँ ने उन्हें बुलाया था, कल जाने की बात कहकर उसने फोन रख दिया था। कमरे से निकलते हुए उसने सुना था बुआ जी माँ से दबी जुबान में कह रही थी, बेटी की किताब अलमारी को बीच बीच में चेक कर लिया करो, हो सकता है कोई प्रेम पत्र वत्र मिल जाए। सोने से पहले बुआ और माँ कई बार कमरे में झांक गई थी। उनके सोने के बाद किताब के बीच मोबाइल छिपाकर उसने फेसबुक खोला था। उफ, नेट पैक भी लेना था। माँ भुनभुनाती रहती है, इस लड़की के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे ही फिजूल खर्च करती रहेगी तो उसके दहेज के लिए पैसे कहाँ से जुड़ेंगे। मैसेज बॉक्स में 10 मैसेजेस, उनमें नील के 5, बाकी राहुल, नैना और प्रीति के। रेसल का पोस्ट देखकर उसे धक्का लगा था। हॉस्पिटल के बेड पर था, पूरे बदन पर पट्टी, दोनों पैर टूट गए हैं। लिखा था, फ्रेंड्स 3 महीने की छुट्टी हो गई है। 2 दिन पहले ही नई बाइक खरीदी थी, सबके सामने शो मार रहा था। इतनी जोर से चला रहा था कि बाइक हवा से बातें कर रही थी। उसे भी एक राइड दे रहा था। थैंक गॉड उसने मना कर दिया। लो, अब हो गई छुट्टी। बाइक पलट गई और मेरा ये हाल हो गया। राहुल, उसने अपने पेज पे कई फनी पिक्स लगाए थे। उसे फोटोशॉप बहुत अच्छे से आता है, तस्वीरों को क्या से क्या बना देता है। जेनोबी ने फिर अपना प्रोफाइल पिक बदला है। खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती है, हर 2 दिन में नया फोटो, मोटी कहेगी, इसे सबक सिखाती हूँ। उसने अपने दूसरे वाले फेक अकाउंट से जेनोबी की तस्वीर के नीचे कमेंट डाल दिया था, आंटी दिख रही हो, वजन घटाओ। ये नकली अकाउंट बड़े काम की चीज है, जिसे चाहे लतियाओ। झूठ का सहारा लेकर ही सच बोला जा सकता है, कितनी अजीब बात है। दूसरे दिन कैंटीन में घुसते ही नादिया ने उसे बुला लिया था। पूरा गैंग वहां जमा था। नरेंद्र टेबल बजा बजा के गा रहा था, जलेबी बाई। एसली का जन्मदिन तो था आज, इसलिए सबको ट्रीट दे रहा था। उससे केक का टुकड़ा लेकर उसने उसे विश किया। किसी ने राहत के बारे में पूछा, और कहाँ होगा, वही लाइब्रेरी में किताब में सर डालकर बैठा होगा। आइंस्टाइन की औलाद, तेजपाल ने मुंह बिचका कर कहा था। राहत पढ़ाई में बहुत तेज है, हमेशा क्लास में अव्वल आता है। अरे भाई, हमसे तो नहीं पढ़ा जाता इतना। जरूरत भी क्या है तुम आरक्षण वालों को मेहनत करने की, बैठ बैठ कर सब मिल जाता है। अरुण की बात पर जेसन ने सबकी तरफ आंख मारते हुए कहा था। उसकी बात पर चारों तरफ एक दबी दबी हंसी फैल गई थी। सुनकर अरुण का चेहरा लाल हो उठा था। एक पल के लिए वहां चुप्पी पसर गई थी। फिर राका ने बढ़कर सबको डपटा था, जी हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत कर ली, अब इन्हें आराम ही करना है। मेहनत करने की बारी अब आप सब काम चोरों की है, जब तक ना इनके सारे नुकसान की भरपाई कर दें, समझे। अब उठिए और रिहर्सल में लग जाइए, ड्रामा कंपटीशन में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई थी। दूसरे लेक्चर की बेल भी हो गई थी, या जल्दी जल्दी अपनी क्लास की ओर बढ़ गई थी। उसे ये आरक्षण आदि की राजनीति से घबराहट होती है।
विद्यार्थियों को इनसे दूर ही रहना चाहिए। रिसेस के बाद आधा क्लास खाली था। खाली क्लास देखकर मिस ईफा का मुंह ही बन गया था। कितनी मेहनत से आज उन्होंने फंडामेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर तैयार किया था। हिया सामने की बेंच पर अकेली बैठी थी। उसे याद आया आज फ्राइडे है और आइनॉक्स में कोई लेटेस्ट मूवी लगी होगी। सब क्लास बंक करके वहीं गए होंगे। वैसे भी टिफिन के बाद आधा क्लास अक्सर खाली ही होता है। जब टीचर रोल नंबर लेते हैं, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करवाने उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कई लड़कियां क्लास से बाहर खिसक जाते हैं। जब मिस सल्दाना ने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ाते हुए एनोरेक्सिया और बुलिमिया अर्थात ना खाना खाने की और बहुत ज़्यादा खाने की मानसिक बीमारी के विषय में पढ़ाना शुरू किया तो वह चौंककर ध्यान से सुनने लगी। अभी हाल तक ये पश्चिमी देशों की समस्या मानी जाती थी, मगर आर्थिक संपन्नता के साथ भारत जैसे देशों में भी अब उच्च और मध्यम वर्ग में इसका प्रभाव दिखने लगा है। लक्षण वही सारे जो ममता में हैं। इलाज बहुत मुश्किल, क्योंकि बीमार इसमें सहयोग करता ही नहीं है। सबकी आंखों में धूल झोंकने की उसकी तमाम कोशिशें, खाना छिपाकर फेंक देना, खाना खाकर गले में उंगली डालकर वॉमिट कर देना, अस्पताल में मशीन पर वजन देखते हुए जेब में कोई वजनी चीज छुपा लेना ताकि सही वजन का पता ना चल सके। सुनकर हिया का तो दिल ही बैठा जा रहा था। सहयोग न करने की स्थिति में इलाज के लिए ऐसे बीमारों के हाथ पैर बांधकर रखना पड़ता है। प्रतिरोध कम करने के लिए उन्हें सेडेटेड भी किया जाता है। पाइप्स के सहारे शरीर में पोषक तत्व भेजे जाते हैं। दवाई के साथ साथ काउंसलिंग की जरूरत भी होती है। उस दिन घर लौटते हुए उसे बार बार ममता का ख्याल आता रहा था। परीक्षा के बाद वह उससे मिलकर आएगी, सोचकर खुद को तसल्ली दी थी। गांधी चौक के पास उसने नील और जेनोभी को बाइक पर मीरामार बीच की तरफ जाते हुए देखा था, मगर पुकारा नहीं। एक अजीब सी विरक्ति का भाव पैदा हुआ था मन में। भाड़ में जाए सब। परीक्षा के पहले 2 दिन उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। फोन उठाकर अलमारी में रख दिया था। फेसबुक भी नहीं खोला। बुआ जी चली गई थी, इसलिए घर में शांति थी। उसके सारे एग्जाम्स अच्छे हुए थे। आखिरी एग्जाम इतिहास का था। कॉलेज गई तो सबको यहाँ वहाँ किताब में सर डाले हुए पाया। आंखों में जगार, उड़े हुए बाल, लड़कियों के बिना मेकअप के चेहरे, सबके हाल कमोवेश एक जैसे। मगर जेनोबी उसका स्टाइल बरकरार था। वही स्नग फिट टॉप, फेडेड जीन्स, ऊंची एड़ी के जूते। सबके साथ फादर एंटोनी ने भी उसे घूर कर देखा था। हिया को देखकर टोनी ने उसे पास बुलाया था। अच्छा, जरा ये बताओ बालिके, नेपोलियन का हाइट जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इससे किसी का क्या भला होगा भला? कल रात सारी रात जगकर रीतिकाल की नायिकाओं का नक्शिक वर्णन पढ़ा था। यही सब पढ़ाकर इंडिया सुपर पावर बनेगी क्या? उसकी बातें सुनकर हिया को हंसी आ गई थी। टोनी के बालों में आज जेल नहीं लगा था, इसलिए उसके हमेशा साही की तरह तने रहने वाले नुकीले बाल आज चेहरे पर पस्त गिरे हुए थे। रतन एक कोने में बिना एक बार भी सर उठाए पढ़ रहा था। गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसे 3 बहनों की शादी करनी है। रात दिन इसी फिक्र में घुला रहता है। उसे 4-5 प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बैठना है। कॉलेज के बाद कई जगह ट्यूशन पढ़ाता है। जाने सब कुछ कैसे मैनेज करता है। तभी रॉनी ने आकर टूनी से 200 रुपए उधार मांगे थे। फॉर गॉड सेक इज्जत बचा ले यार। गर्लफ्रेंड कैंटीन में बैठे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। मैक्सिकन पिज्जा विद थिन क्रस्ट एंड एक्स्ट्रा चीज। मोटी बहुत खाती है। नहीं खिलाया तो जेम्स की बड़ी वाली बाइक में बैठकर अभी चली जाएगी। उसका चेहरा यह कहते कहते रुआसा हो गया था। टोनी ने उसे उधार देने से मना कर दिया था। गर्लफ्रेंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो रखता क्यों है? ना सुनकर
छुआरे सा मुंह बनाकर वह एक और लड़के की तरफ बढ़ गया था। पर्चा देकर हिया बाहर आई तो उसका मन बहुत हल्का हो आया। उसका पर्चा बहुत अच्छा गया था। घर जाकर खूब सोना है, कितने दिन से पूरी नींद नहीं सोई थी। गुलमोहर के नीचे चलते हुए हिया ने सोचा। कॉलेज कैंपस में रास्ते की दोनों ओर कतार से गुलमोहर के पेड़ लगे हुए हैं। इस मौसम में सुर्ख फूलों से भरे हुए झड़े हुए गुलमोहर से रास्ता भी दूर दूर तक लाल दिख रहा है। एक अच्छी बारिश के बाद चमकीली धूप निकली है। सब कुछ धुला धुला, निखरा, साफ सुथरा। हल्की चलती हवा में बोगनवेलिया के पौधे झूम रहे हैं। यह कॉलेज एक पहाड़ी पर है। ऊपर से एक तरफ मापुसा शहर दिखता है तो दूसरी तरफ पहाड़ की ढलान पर बसी झोपड़पट्टी। मापुसा गोवा का एक छोटा सा और खूबसूरत शहर है। यहाँ आए हुए हिया के परिवार को लगभग 10 साल हो गए हैं। जब वे यहाँ आए थे, हिया बहुत छोटी थी, स्कूल में ही थी। अब तो इतने सालों में यहीं की होकर रह गई है। हालांकि माँ बार बार याद दिलाती रहती है, यह हमारा समाज नहीं है, तेरी शादी भी यहाँ नहीं होनी है। यही सब कुछ सोचते सोचते वह कैंपस के पिछले गेट तक पहुंच गई थी। उसकी आहट पाकर एक जोड़ा दाईं तरफ बने टेनिस कोर्ट की खिड़कियों से झांक कर देख रहा था और हड़बड़ाकर अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। लड़की के होंठ फीके थे और लड़के के रंगे हुए। देखकर उसे हंसी आ गई थी, जिसे दबाते हुए वह अनजान बनकर आगे बढ़ गई थी। चारों तरफ यही हाल है, कोई गुलमोहर के पीछे बैठा है तो कोई प्रयोगशाला में दुक्का बैठा है। लाइब्रेरी में भी ये प्रेमी युगल घंटों अलमारियों के पीछे अंधेरे कोनों में घुसे किताबें ढूंढते रहते हैं। जाने वह कौन सी किताब है जो उन्हें इतना ढूंढने के बावजूद आज तक नहीं मिल सकी। सोचते सोचते वह गेट तक पहुंची ही थी जब पीछे से जेसिका ने उसे आवाज दी थी। पास आकर उससे कहा था, चल ममता के यहाँ चलते हैं, उसकी मम्मी ने बुलाया है, याद है ना। हिया तैयार हो गई। वह तो खुद ही जाने का सोच रही थी कल से। जब जेसिका और हिया ममता के घर पहुंची तो ममता सो रही थी। ममता की माँ ही उनके साथ देर तक बातचीत करती रही। ममता की आंटी की दी हुई हिदायतों पर वे पिछले दिनों से अमल करती रही थी और उन्हें अपनी कोशिश में कुछ कामयाबी मिलती भी नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ममता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय भी बिता रही थी। यह जरूरी था कि ममता का अपने माँ बाप पर पूरा विश्वास रहे, वह उनके सामने स्वयं को खोल सके। शाम को जब माँ बेटी टहलने निकलती, उसकी माँ उससे अपनी तथा घर की समस्याएं डिस्कस करती, उसकी राय मांगती, ताकि ममता को लगे कि उसी में नहीं सभी में कमजोरियां हो सकती हैं और सभी को किसी न किसी बात में मदद की जरूरत होती भी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब ममता थोड़ा सहज होने लगी थी, उसका प्रतिरोध भी कम पड़ने लगा था। 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से लौटी थी। इस बीच उसका वजन भी 3 किलो बढ़ गया था। ममता जगी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन परीक्षा न दे पाने का उसे बड़ा मलाल था। गुलदान में सजे सावनी के बैंगनी फूलों की तरफ देखते हुए उसने खोई खोई आवाज में कहा था, मम्मी चाहती हैं मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि कभी वे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन मैं तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। माँ बाप अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों में पूरा करना चाहते हैं, मगर बच्चों के अपने सपनों का क्या। पैंट पहनकर मुझे परेड करना भी अच्छा नहीं लगता। लड़के फप्तियां कसते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर पापा को स्पोर्ट्स पसंद है तो मुझसे एनसीसी ज्वाइन करवाया गया। कोई मेरी मर्जी क्यों नहीं पूछता। थक गई हूं मैं एक अच्छी लड़की बनकर सबकी इच्छाएं ढोते ढोते। हिया ने उसकी दुबली बाहें सहलाई थी। उन्हें अपनी पसंद नापसंद से अवगत कराओ, आई एम श्योर वे तुम्हारी ही खुशी चाहते हैं। सुनकर ममता मुस्कुराई थी।
लगता था सबकी बातें अब उस तक पहुंचने लगी थी। शुभ संकेत था। जब वे वहां से निकलने लगे थे तो ममता ने झिझकते हुए हिया से कहा, मेरी मम्मी से कह दो मैं काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। कॉलेज में फेट हुआ था सालाना जलसा। हिंदी विभाग ने हिंदी दिवस मनाया था। हिया ने सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन्हीं मौकों पर पढ़ाई की बोरियत और तनाव से कुछ निजात मिल जाती है। दोस्तों के साथ मिलकर हर जगह घूम घूम कर प्रोग्राम्स की टिकट्स बेचना, बैनर रेडी करना, डांस आदि की रिहर्सल, उसे हर बात में बड़ा मजा आता था। फेट के दौरान उसने फैशन शो में भी हिस्सा लिया था और दूसरा इनाम भी जीता था। मांडो विशेष पुर्तगाली गीत के लिए भी उसके ग्रुप को इनाम मिला था। दिसंबर का तो पूरा महीना ही त्योहार और कार्यक्रमों का महीना होता है। 3 दिसंबर को सेंट जेवियर्स के जन्मदिन के अवसर में पूरे गोवा में छुट्टी रहती है। उस दिन ओल्ड गोवा में बम जीसस चर्च जाने के बहाने वह नील के साथ आइनॉक्स में एक फिल्म भी देख के आई थी। जेनो भी अचानक पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के पास दुबई चली गई थी। उसके बाद नील हिया के पास वापस लौट आया था। आखिर थोड़े दिनों के ना नुकर के बाद हिया मान गई। दोनों का साथ साथ घूमना फिरना, समय बिताना फिर से शुरू हो गया था। मन में एक कसक तो थी, मगर नील से दूर रहना उसके लिए आसान नहीं था। फिर वह ज्यादा भाव दिखाती तो नील किसी और के पास चला जाता। उसके लिए लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। जेसिका ने भी समझाया था, इन लड़कों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीख। वफा इनके डीएनए में होती ही नहीं है। तुझ पर मरने की कस्में खाएंगे मगर दूसरों पर नजरें रहेंगी। यह तो गनीमत है कि ऊपर वाले ने इन्हें कुत्तों की तरह एक पूंछ नहीं दी, वरना लड़कियों के सामने लगातार हिलती ही रहती। सुनकर उसे रोते रोते भी हंसी आ जाती। लाइब्रेरी में पढ़ने का बहाना बनाकर इन दिनों वह नील के साथ उसकी बाइक में बैठकर घूमती रहती है। पिछली सीट में उसे बैठाकर जब नील अपनी बाइक तेज गति से दौड़ाता, वह रोमांच से भरकर उसकी पीठ से लग जाती और अपनी आंखें मूंद लेती। उसे लगता दोनों किसी घोड़े पर सवार होकर बादलों के बीच उड़े जा रहे हैं। सब कुछ स्वप्नवत प्रतीत होता, मांसल भी और स्पर्श से परे भी, देहातीत। अक्सर वे शामों को वाघातोर या कलंगुट बीच पर सूर्यास्त देखने जाते। गीली रेत पर दूर तक नंगे पैरों साथ साथ चलना, नमकीन हवा में सूखी मछली और खरपतवार की उग्र मादक गंध, जल पक्षियों का उदास शोर, कासनी आकाश की पृष्ठभूमि में क्षण क्षण रंग बदलता समंदर, उसकी बेचैन लहरें, सब कुछ उसे किसी और ही दुनिया में खींच कर ले जाता था। उसे प्रतीत होता वे एक दूजे के लिए मूवी के सपना और वासु हैं। नील गोवा का है, उसे वासु की तरह बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती और वह खुद बिहार की है। शुरू शुरू में हिया को भी इंग्लिश में दिक्कत आती थी। कभी रुमानियत से भरकर वह सोचती, क्या वे इस समंदर में सपना वासु की तरह डूबकर जान नहीं दे सकते। सोचते हुए कल्पना की आंखों से उसे अपनी और नील की लाशें समंदर की सुनहरी लहरों में उतरती चुभती हुई नजर आने लगती और आंखों में आंसू भर जाते। नील कहता, तुम पागल हो। वह रेत पर दोनों के नाम लिखती और दूर तक बिखरी काली चट्टानों और काजू के महकते जंगलों के बीच पहली बार नील ने उसे प्यार किया था। उसने सिहर कर कहा था, जानते हो नील, कहीं पढ़ा था, मरते हुए एक औरत को उसका पहला चुंबन याद आता है। तुम्हारा ये स्पर्श मुझे मेरे आखिरी पल तक याद रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक खूबसूरत सा मौन देर तक के लिए पसर गया था। बस माथे के ऊपर नारियल के लंबे चीरे पत्ते सरसराते रहे थे चढ़ते ज्वार की तेज हवा में। नील के साथ थोड़े दिन घूमकर उसे पता चला कि गोवा कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ की नाइट लाइफ, पब, डिस्कोथेक, मांडवी नदी पर तैरते रंग बिरंगे कैसिनोज,
पिछले साल पहली बार नव वर्ष की पार्टी में वह दोस्तों के साथ वहां के मशहूर डिस्कोथेक टीटोज में गई थी। वह भी घर में झूठ बोलकर कि उसकी सहेली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसे उसके साथ हॉस्पिटल में रहना है। उसे झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लगता, मगर क्या करें, माँ बाप ही इसके लिए मजबूर करते हैं। अगर आप सच सुन नहीं सकते तो आपको झूठ ही मिलेगा ना। मनपसंद चीजों को ताले में बंद करके रखोगे तो बच्चे चुरा कर ही खाएंगे। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लोग हमेशा नकार में ही जीते हैं। हर वह चीज जो उसे अच्छी लगती है उसी से दूर रहो। हंसना नहीं, जीना नहीं, बस मुंह लटकाकर मन मारकर जीते रहो। शायद इसी से सब कुंठित और ग्रंथियों के शिकार हैं। खुद मन मुताबिक जी नहीं पाते तो दूसरों को भी जीने नहीं देते। उस दिन टीटोज की पार्टी में उसने पहली बार लिम्का में मिलाकर वोडका पिया था, और उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या, बकार्डी, रिजर्वा के वाइट रम में मिलाकर, जमाइकन फ्लेवर का ब्रीजर, टकीला, कॉकटेल, ब्लड मेरी, वाइट मिस्ट, पिना कोलाडा। पहली बार, वह भी इतना कुछ। थोड़ा थोड़ा चखकर ही नशा हो गया था। उसे तब कहाँ पता था कि रम, वोदका, विस्की आदि कभी एक साथ पिलाकर नहीं पीते। गनीमत थी कि उस रात घर नहीं लौटना था। लेकिन जो भी हो, मजा बड़ा आया था। ठहाके, रोशनी, म्यूजिक। काश वह ऐसी जगहों में अक्सर आ जा सकती। कितने दकियानुसी है उसके परिवार वाले, खासकर उसकी माँ। उनका एक ही ध्येय है जीवन में, किसी तरह घेर घार कर उसकी शादी करवा दे। मगर वह अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती है। एक बार शादी हो गई तो बस हो गई छुट्टी। पहले तो दोस्तों की जिद की वजह से उसने शराब पी थी, मगर अब उसे चस्का लग गया था। जब भी मौका मिलता है पी लेती है। पीयर प्रेशर में बहुत कुछ करना पड़ता है, वरना आप भीड़ से अलग थलग पड़ जाओगे। नील ने भी दोस्तों के कहने में आकर सिगरेट पीना शुरू किया है। ईसाइयों की शादी में जाना हिया को इसलिए भी पसंद है कि वहाँ शराब सर्व की जाती है और डांस भी जमकर होता है। अब वह भी बॉल डांस, बॉल्स, टैंगो, चा-चा-चा, ट्वीट्स, साराम्बा, सांबा सब कर लेती है। सारा दिन घूम घूम कर वह इतना थक जाती कि शाम को घर लौटकर उससे और कुछ नहीं होता, बस किसी तरह खा नहाकर सो जाती। क्लासेस भी वह रोज बंक कर रही थी। नील का प्रेम उसके सर चढ़कर बोल रहा था। उसके साथ सारा दिन घूमना, देर रात तक फेसबुक पर चैट करना, मिल्स एंड बोन्स सीरीज के रोमानी उपन्यास पढ़ना। कभी कभी मन में ग्लानि के भाव भी उत्पन्न होते, मगर वह तो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। उसे नील के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इसी बीच ममता भी स्वस्थ होकर कॉलेज लौट आई थी। अब वह सबसे हंसने बोलने लगी थी, काफी खुश नजर आ रही थी। शीतल और अशोक ने अचानक से सामंतवाड़ी भागकर शादी कर ली थी। गोवा में पुर्तगाली कानून होने की वजह से रजिस्ट्री मैरिज करने में काफी दिक्कतें आती हैं, इसलिए यहाँ के प्रेमी युगल अक्सर महाराष्ट्र के सामंतवाड़ी में जाकर विवाह कराते हैं। वहाँ पंडित थोड़े से पैसों के बदले में कहीं भी बैठाकर शॉर्टकट में शादी करा देते हैं और वह वैधानिक भी मानी जाती है। शीतल यहाँ के एक बड़े मंदिर के पुरोहित की बेटी और अशोक एक दलित। शीतल के माता पिता शीतल की शादी करना चाह रहे थे, लेकिन अशोक के साथ तो कभी भी नहीं। इसलिए दोनों को अचानक से यह निर्णय लेना पड़ा कि भागकर शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद उन दोनों को उनके घर वाले अपने अपने घर से और दिल दोनों से ही निकाल चुके हैं। अब वे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। 8-10 दिन तो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनका खर्च उठाया। इसके बाद अशोक ने एक साइबर कैफे में नौकरी ढूंढ ली थी। शीतल भी अब कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी एकाएक बदल गई थी। घर से खा पी कर कॉलेज की कैंटीन और पार्क में इश्क लड़ाने में और जिंदगी की हकीकतों का सामना करने में बहुत फर्क होता है।
थोड़े ही दिनों की मुफलिसी ने दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। उनका हश्र देखकर दूसरे प्रेमियों के माथे भी ठनकने लगे थे। 12वीं के बोर्ड से पहले प्रीलिम्स एकदम से सिर पर आ गए थे। सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के पीछे उनका हौसला बुलंद करने में लगे हुए थे। प्रिंसिपल बार बार क्लास में आकर सरमन समझाते। इन सब में मिस सल्दान सब उन्हें पीठ पीछे सुष्मिता सेन कहकर बुलाते थे। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि वे सुष्मिता सेन की तरह दिखती हैं, तभी हर बात में उनकी नकल उतारती रहती थी। मिस सल्दाना के क्लास में विद्यार्थियों की उपस्थिति हमेशा 100% रहा करती थी। उन्हें सब सुनते कम और देखते ज्यादा थे। दूसरे क्लास के भी एक दो विद्यार्थी आकर उनके लेक्चर में बैठ जाते थे। एक दिन उन्होंने हिया को स्टाफ रूम में बुलाया और समझाया। उन्होंने बताया कि नील उसके लिए ठीक लड़का नहीं है, वह उसकी कंपनी छोड़कर अपनी पढ़ाई में मन लगाए। उनके सामने तो हिया चुपचाप सिर हिलाती रही, मगर बाहर आके मुंह बनाया, आई बड़ी मुझे समझाने। प्रीलिम्स के लगभग सारे पर्चे उसके खराब गए थे। वह तो गनीमत थी कि माँ गांव गई हुई थी, वरना उसकी अच्छी खासी मरम्मत हो जाती। माँ परीक्षा के समय उसे इस तरह कभी भी छोड़कर नहीं जाती, मगर दादी की बीमारी की खबर आ गई थी। घर में उनके न होने की वजह से उसे और ज्यादा छूट मिल गई थी। पापा सारा दिन ऑफिस में रहते, उनके पीछे अब नील भी छिप छिप कर घर में ही आने लगा था। उसकी मांगों के साथ साथ उसकी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी, और हिया वो तो उसके सामने बेबस होकर रह जाती। उसे किसी बात के लिए ना करना उसके वश की बात ही नहीं रह गई थी। परीक्षा के बाद एक बार फिर से दुर्घटना घटी थी। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली काम्या महाजन अपने 3-4 दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी। वहां उसके कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिलाकर कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की। यही नहीं, उसके बाद में गला घोटकर उसे जान से मार भी दिया था। अंजुना बीच में दूसरे दिन उसकी लाश पाई गई थी। इस घटना से कॉलेज के बच्चों में सनसनी फैल गई। किस बेरहमी से उसकी जान ली गई थी। बाद में उसकी हत्या के जुर्म में जिन 3 लड़कों को पकड़ा गया था, वे सभी ब्राउनी यानी ड्रग लेने वाले पाए गए थे। कॉलेज के नहीं, स्कूल के बच्चे भी आजकल ड्रग्स का शिकार होते जा रहे हैं। स्कूल के आसपास आइसक्रीम, चाट सब कुछ बेचने वाले बच्चों में पहले ड्रग की आदत डालते हैं और फिर उन्हें ड्रग बेचने के लिए कहते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल ने कॉलेज के हॉस्टल से 2 लड़कों को इसी वजह से निकाल बाहर किया था। वे रात को किसी सुनसान जगह में या हॉस्टल की छत पर बैठकर ड्रग्स लेते थे। हॉस्टल से निकाले जाने के बाद उनमें से एक लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और अब उसका इलाज चल रहा था। इन सारी घटनाओं ने हिया को बेहद परेशान कर दिया था। लेट नाइट पार्टीज के लिए भी अब वह सशंकित हो उठी थी। वहां भी उसने अपने दोस्तों को ड्रग सिगरेट में डालकर पीते हुए या रुपहली पन्नियों में लेकर उसे नस्वार की तरह सूंघते हुए देखा था। नील ने भी बहुत जिद की थी, मगर उसने नहीं ली थी। सबने कहा भी था, लेकर देख, एकदम जन्नत में पहुंच जाएगी। इन दिनों उसकी परेशानी का एक कारण और भी था। उसके पीरियड 2 महीने से मिस हो रहे थे। कॉलेज में मिस इवॉन के फेयरवेल पार्टी में उसने दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर एक मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उसे बांस की लाठियों के बीच बहुत कूदना पड़ा था। उसे लगा था कि इसी वजह से उसके पीरियड्स में डिले हो रहा है, मगर देखते ही देखते जब दूसरा महीना भी आकर गुजर गया, वह चिंतित हो उठी। अब रह रहकर जी भी मिचलाने लगा था। मन कच्चा हो रहा था, हमेशा गुस्सा और रोना आता रहता। बात बेबात चिढ़ भी जाती। जब भी घर में या कहीं तलने या भुनने की गंध आती, उसे उल्टी आ जाती। इसी चक्कर में वह कई दिनों तक कॉलेज लाइब्रेरी में भी नहीं जा पाई थी। थोड़े दिन बाद उसकी खोज खबर लेने जेसिका उसके घर आई। वह चुपचाप बिस्तर में लेटी हुई थी।
उसे देखकर जेसिका को बहुत हैरानी हुई। अरे, ये क्या हाल बना रखा हो, कुछ लेते क्यों नहीं? जेसिका ने तो मजाक में कहा, मगर उसकी बात सुनकर हिया एकदम से भर भरा कर रो पड़ी। उसे इस तरह रोते देख जेसिका घबरा गई। अरे अरे, रोती क्यों है, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर फिर उसकी सारी बातें सुनकर वह भी गंभीर हो गई थी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जेसिका फार्मेसी जाकर प्रेगनेंसी किट खरीद लाई थी। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया था। हिया के तो होश ही उड़ गए। जेसिका भी चिंतित हो उठी थी। मामला ही कुछ ऐसा था। हिया को शांत करना कठिन हो गया था उसके लिए। वह रोते हुए बांस के पत्ते की तरह थरथरा रही थी। माँ कुछ ही दिनों में वापस आने वाली थी गांव से, और साथ में बुआ भी आ रही थी। बोर्ड परीक्षा में भी ज्यादा दिन नहीं बचे थे। बहुत सोच विचार कर जेसिका ने सलाह दी थी कि पहले नील से बात की जाए, देखे वह क्या कहता है। मगर 1000 कोशिश के बाद जब हिया ने किसी तरह उससे फोन पर बात की थी, सारी बातें सुनकर वह देर तक चुप रह गया था और फिर किसी तरह खांसते हुए कहा था वह जल्द ही इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई रास्ता निकालकर उसे फोन करेगा। हिया इसके बाद बेसब्री से उसका इंतजार करती रही थी, मगर नील ने दोबारा मुड़कर उसे फोन ही नहीं किया। वह जब भी उसे फोन करने की कोशिश करती, उसका फोन स्विच ऑफ ही मिलता। दिन बीतने के साथ साथ उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम बंद पड़ गई थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। बस एक जेसिका का ही सहारा था। और एक दिन जेसिका ने ही आकर बताया कि एक लेट नाइट पार्टी में ड्रग बेचते हुए नील गिरफ्तार हो गया है। हिया को पता था अच्छी बॉडी के कारण नील ऐसी पार्टीज में बाउंसर की हैसियत से जाया करता है, मगर वह ड्रग्स भी बेचता है। यह सुनकर हिया को तो गश ही आ गया था। आखिर जेसिका ने कोई और रास्ता ना देखकर अपने बॉयफ्रेंड शिवेन से बात की थी। शिवेन की कोई मुंह बोली भाभी एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स थी। उस क्लिनिक का डॉक्टर चुपचाप अबॉर्शन के लिए तैयार हो गया था। उसने 2-4 दिन के भीतर अबॉर्शन करवा लेने के लिए कहा था, क्योंकि अगर 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अबॉर्शन के लिए 10,000 रुपए चाहिए थे। हिया के पास केवल 1000 रुपए ही थे। बाबूजी उसे जेब खर्च के लिए रोज 20 रुपए देते थे, जो उसके लिए कम पड़ते थे। उसने अपनी गुल्लक तोड़कर देखी थी। ढेर सारी रेजगारी गिनकर 700 रुपए और मिले थे। और कोई रास्ता ना देखकर उसने अपने कान के सोने के बूंदे उतारकर शिवेन को बेचने के लिए दे दिए थे। माँ के सामने इसके लिए क्या बहाना बनाना है, ये बाद में सोचा जाएगा। उन्हें बेचकर और 5000 का बंदोबस्त हो गया था। जेसिका ने भी 1000 रुपए उधार दिए थे। शिवेन की भाभी के कहने पर डॉक्टर बाकी पैसे बाद में लेने को तैयार हो गया था। बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 7 दिन रह गए थे। माँ और बुआ गांव से आ गई थी। हिया की हालत देखकर दोनों चौंक गए थे। हिया ने पढ़ाई के टेंशन का बहाना बनाया। वह अक्सर ही अपने कमरे में बंद रहती। उसे बुआ की भेदती नजरों से डर लगता। उसे प्रतीत होता जैसे बुआ उसे आर पार देख रही है। अपने कमरे के एकांत में पड़ी पड़ी वह चुपचाप रोती रहती थी। उसे ऐसे में नील की बहुत याद आती थी। उसने उसे एक बार मुड़कर फोन तक नहीं किया। अकेली मरने के लिए छोड़ दिया था। गिरफ्तार तो पता लगने के कई दिनों के बाद हुआ था। आखिर वह भी दूसरे मर्दों की तरह ही निकला। उसे उससे प्यार नहीं था, बस थी तो सिर्फ भूख। वह जितना सोचती उतना ही उसके दुख बढ़ जाते। जेसिका ने इसी बीच आकर बताया कि डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है। 7 तारीख की सुबह तक ही लौटेगा। उसी दोपहर को उसका अबॉर्शन हो पाएगा। सुनकर हिया परेशान हो गई थी। 8 तारीख से उसकी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी, मगर क्या किया जा सकता था। अबॉर्शन तो करवाना ही था। तय हुआ था जेसिका के घर जाकर पढ़ाई करने का बहाना करके वह घर से निकलेगी और डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। शिवेन की भाभी ने बताया था
ऐसी चीज़ें बहुत आसान होती हैं और 2-4 घंटे आराम करके वह अपने घर वापस जा सकती है। 7 तारीख को वह सुबह जेसिका के साथ घर से निकली थी। माँ ने बहुत बुरा माना था, मना भी किया था। बुआ भी उनका साथ दे रही थी, मगर किसी तरह उन दोनों को मनाकर लड़ झगड़ कर वह घर से निकली। गली के मोड़ पर शिवेन उसके इंतजार कर रहा था। तीनों साथ ही क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक में शिवेन की भाभी ने उनका स्वागत किया। हिया बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे रह रहकर रोना आ रहा था। जेसिका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। जेसिका और शिवेन को पढ़ाई के लिए लौटना था। भाभी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे सब संभाल लेंगी और हिया का ध्यान रखेंगी। जेसिका और शिवेन के जाते ही हिया का दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। ना जाने क्यों अचानक उसे माँ की याद आने लगी थी। जी चाह रहा था किसी तरह वह भागकर अपनी माँ तक पहुंच जाए और उनकी गोद में छिप जाए। यह क्लिनिक एक निहायत गंदी और अंधेरी गली में था। वहां का वातावरण भी बहुत दम घोंटू और उदासी भरा था। बीमार मरीजों की भीड़, चिड़चिड़ी नर्सें, बदतमीज वार्ड बॉयज, दवाई, डिटॉल, फिनाइल की गंध और इधर उधर से यदा कदा आती कराहने की आवाजें। शायद ओटी में किसी की डिलीवरी हो रही थी। रह रहकर उसकी तेज चीखें भी सुनाई पड़ रही थी। एक कोने में कोई सिसक सिसक कर रो रहा था। नर्सों की बातों से लग रहा था किसी का नवजात बच्चा मर गया है। ये बच्चे क्या होते हैं? भीगे हुए रुई के नरम गोले, आग लगाते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं या गर्मी में ओस की बूंद की तरह पिघल जाते हैं। बस सुनकर उसने अनायास ही अपने पेट पर हाथ रख दिया था। थोड़ी ही देर बाद सफेद तौलिए में लपेटकर एक खिलौने से बच्चे को कुछ लोग रोते सिसकते हुए ले गए थे। हिया दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाकर किसी तरह बैठी रही थी। जाने कितनी देर बाद आकर शिवेन की भाभी उसे ओटी में बुला ले गई। नीला गाउन पहनकर ऑपरेशन टेबल पर लेटकर वह अपने आसपास चलती गहमा गहमी को महसूस करती रही थी। उसे अबॉर्शन के लिए रेडी किया जा रहा था। यूनिफॉर्म में नर्सेस बगल की मेज पर सजे तरह तरह के औजार, चाकू, छुरियां, बर्तन, दवाइयां, सर के ऊपर स्पॉटलाइट्स, फुसफुसाती आवाजें, दवाई की उग्र गंध। देखते सुनते उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे थे। जाने क्या क्या याद आया था उसे उस पल। अपना बचपन, अपनी प्रिय गुड़िया, बाबूजी, माँ, नील और नील का पहला चुंबन, समुद्र की सुनहरी लहरों पर उतरती चुभती सपना और वासु की लाशें। उसकी भरी हुई आंखों में एक सफेद परी का अक्स नजर आया। उसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते हुए वह गुनगुनाकर कह रही थी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम एक अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। और हिया सचमुच एक अच्छी बच्ची की तरह अपने सारे सपने और दुख के साथ चुपचाप सो गई थी। आज बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। कॉलेज कैंपस में चारों तरफ चहल पहल है। सभी के हाथों में किताबें खुली पड़ी हैं। आंखों में जगार और चेहरे पर तनाव है। राहत को गोवा बोर्ड में प्रथम आना है। वह पूरी तरह से तैयार है, फिर भी तनाव में है। रतन नर्वस हो रहा है। वह किसी भी तरह खराब रिजल्ट नहीं कर सकता। उस पर उसकी 3 बहनों की जिम्मेदारी है। रोशन अपनी स्पोर्ट्स कार में आया है और कैंटीन में बैठा मस्ती कर रहा है। पढ़ाई का उसे कोई टेंशन नहीं है। आगे चलकर उसे अपने बाप का जमा जमाया बिजनेस संभालना है। रितु की आंखें उसके मोटे चश्मे के फ्रेम के पीछे पड़ पड़कर सूज गई है। उसे बहुत पढ़ना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। मौज मस्ती के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अभी आलतू फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना उसे। परीक्षा शुरू होने में थोड़ी ही देर रह गई है, मगर एक कोने में बैठी जेसिका अपने सामने फैली हुई किताबों में किसी भी तरह ध्यान नहीं लगा पा रही। उसकी आंखों के सामने रह रहकर हिया का चेहरा घूम रहा है। जाने कैसी है वह। दूसरी तरफ हिया के बाबूजी और माँ हिया की डायरी में जेसिका का फोन नंबर ढूंढते फिर रहे थे उसे फोन करने के लिए। हिया ने जेसिका के साथ जाने के बाद
कल दोपहर के बाद एक बार भी फोन नहीं किया था। जेसिका का घर कॉलेज के पास था। हो सकता है हिया वहीं से कॉलेज चली जाए परीक्षा देने के लिए। ऐसा उसने पहले भी किया है, मगर उसे फोन तो करना चाहिए था एक बार। सुबह देर तक रास्ता देखने के बाद अब हिया के मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। हिया के बाबूजी तो हिया की माँ को डांट भी रहे थे कि उन्होंने जेसिका का नंबर कहीं लिख कर क्यों नहीं रखा। और इन सब से दूर एक अंधेरी गली के छोटे से क्लिनिक के ऑफिस में शिवेन की भाभी कांपते हाथों से जेसिका का नंबर डायल कर रही थी। कल तक तो उसने किसी तरह ये बोलकर बहला लिया था कि हिया को ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उसे आने की जरूरत नहीं है, वे संभाल लेंगी। मगर अब उन्हें सच बताना ही पड़ेगा कि अपने अजन्मे बच्चे के साथ हिया भी मर गई है। वह जाकर हिया के परिवार को सूचित कर दे। इसी क्लिनिक के एक तरफ सीलन और गहरे सन्नाटे भरे अंधेरे कॉरिडोर के आखिरी छोर पर स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े से ढकी एक ठंडी लावारिस लाश पड़ी है, सर से पांव तक निचड़ी हुई, एकदम जर्द, रक्त शून्य। उसकी कोख के साथ उसके दिल का पिंजरा भी खाली हो गया है। अब ना उसमें सांसें हैं, ना जीवन, ना कोई सपना है। सब रीत गया है, शेष कुछ नहीं अब वहां। न बसंत, न उसकी प्रतीक्षा। किसी को अब तक पता नहीं इस साल की गिनती में एक मौसम कम पड़ गया है। बसंत बिना जीवन की देहरी उतरे दबे पांव चला गया है, शायद फिर कभी न लौटने के लिए। मगर मृत्यु की इस अडोल अझेल चुप्पी के बीच जाने कैसे किशोर हिया की दो खूबसूरत आंखें अभी भी जिंदा हैं और उनमें मचलते समंदर की सुनहरी लहरों में वह स्पष्ट देख रही है दो उबती चुभती लाशें, एक उसकी और दूसरी। वह अपने पहले चुंबन को अब भी नहीं भूली है, वह उसके मृत होठों पर आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये है आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।